तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन एंथैल्पी। क्या होता है ये? जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो कुछ उसकी केमिकल रिएक्शन कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं और उससे कुछ प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में जो एंथैल्पी गैप होता है उसी को हम रिएक्शन एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो एक बार छोटा सा इसको समझ लेते हैं कि कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ मैटर है। कुछ भी मैटर हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम गैस लेते हैं, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर जो ये मैटर है ये एक कांस्टेंट प्रेशर पे, इसका मतलब प्रेशर इसका कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर इसका कांस्टेंट है। अब एट कांस्टेंट प्रेशर जब ये मैटर हीट ट्रांसफर करता है या एनर्जी ट्रांसफर करता है, मतलब मान लो ये एक टाइम पर थोड़ा कूल था, एक पर थोड़ा हॉट हो गया, ठीक है, एक पर हॉट था एक पर कूल हो गया, जैसे पानी की तरह। तो इसी जो चेंज होता है इसी को हम एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम एंथैल्पी कहते हैं। अब रिएक्शन एंथैल्पी क्या होती है, इसको हम एक रिएक्शन से समझते हैं। मान लो अपने पास ये कोई केमिकल रिएक्शन है NaOH + HCl, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, ये अपने पास रिएक्टेंट्स हैं। इससे हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के आएगा। क्या बन के आएगा? NaCl + H2O, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। हमने दो रिएक्टेंट्स लिए, उससे हमें एक प्रोडक्ट मिल गया, दो प्रोडक्ट मिल गए एक्चुअली। तो अब इन दोनों के बीच में जो एंथैल्पी गैप आता है ना, उसी को हम रिएक्शन एंथैल्पी कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। रिएक्शन की हम एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले इसका रिएक्शन जो एंथैल्पी है इसका एक सिंबल होगा डेल, हम एक सुपरस्क्रिप्ट R लेंगे H। हम नॉर्मली एंथैल्पी के लिए डेल H लेते हैं, लेकिन हम रिएक्शन की बात करें तो हमने R ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बोलता है? समेशन मतलब ऐड करना, समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एंथैल्पी, मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी कैलकुलेट करना, ठीक है। इसको हम AI से देते हैं और इसको हम H प्रोडक्ट। इसकी जो एंथैल्पी है प्रोडक्ट की, इन सभी को मिक्स सम अप कर दो और माइनस कर दो जो रिएक्टेंट्स थे उनकी एंथैल्पी से, ठीक है। ये इसका एक फॉर्मूला हो गया एंथैल्पी गैप, जो इनके बीच में जो एंथैल्पी गैप है उसको डिटरमाइन करने का। तो यहाँ हमारे पास A एंड B क्या है? ये एक कोफिशिएंट है, ठीक है, जिसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इनकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं? जब कोई रिएक्शन होती है ना, तो उस रिएक्शन को हम कई बार बैलेंस करते हैं। जैसे मान लो हमें कुछ प्रोडक्ट मिला, हमें यहाँ पर हमें 2 NaOH लेना पड़ा है या हमें 3 H से लेना पड़ा कि उस प्रोडक्ट के हिसाब से। तो ये जो नंबर आते हैं ना, हम कितने रिएक्टेंट्स लेते हैं और कितने हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, यही हमें A एंड B की वैल्यू होती है। H यहाँ पे क्या होता है? H होती है एंथैल्पी, प्रोडक्ट की एंथैल्पी, मतलब H2O की एंथैल्पी या NaCl की एंथैल्पी, इनका समअप, और रिएक्टेंट्स में इनकी एंथैल्पी, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन देखते हैं, उसमें पता चलेगा। इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। हम लेते हैं मीथेन, जो हमें गैस स्टेट में है, जो ऑक्सीजन जो गैस में है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? जो O2 है वो आ जाएगा C के साथ, ठीक है, जो O2 है वो आ जाएगा C के साथ गैस फॉर्म में, ठीक है। अब अगर आप देखो तो O2 और C तो चला गया, लेकिन हमारे पास H4 रह गया, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ O2 की दो वैल्यू ले लेंगे, दो O2 ले लेंगे, दो ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे। वाटर क्या होता है? लिक्विड। तो इस रिएक्शन में हम ये फॉर्मूला यूज करके देखते हैं, ठीक है। हम क्या निकालते हैं? इन दोनों के बीच में एंथैल्पी गैप क्या है वो निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एंथैल्पी गैप निकालते हैं, रिएक्शन एंथैल्पी निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी उसका सम अप करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले लेते हैं CO2, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसकी एंथैल्पी, ठीक है, CO2, इसकी एंथैल्पी लेंगे जो गैस फॉर्म में है। ये इसका कोई कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोई कोफिशिएंट है इसका AI। तो CO2 में देखो यहाँ पर कोई ऐड नहीं, मतलब एक ही है, तो 1 × ठीक है, प्लस कर देंगे H2O का। तो H2O का क्या करेंगे? इसका एंथैल्पी लेंगे H2O का, कि इसकी एंथैल्पी कितनी है, लिक्विड फॉर्म में है, और इसका देखो आप, इसकी वैल्यू 2 है, तो इनटू कर देंगे 2 से। अब माइनस कर देते हैं रिएक्टेंट्स के
एंथैल्पी से। तो हमारे पास रिएक्टेंस था CH4 तो हम CH4 किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में, मल्टीप्लाई में क्या है 1 और प्लस ऑक्सीजन का ले लेते हैं। तो हमारे पास इसकी एंथैल्पी लेंगे ऑक्सीजन की, जो हमारे पास गैस फॉर्म में है, कितनी है 2, तो इनटू कर देंगे 2। तो इस टाइप से हम, ये तो चलो हमने वैसे लिखा, अगर हमें CO2 की एंथैल्पी पता है, H2O की एंथैल्पी पता है, CH4 की एंथैल्पी पता है या O2 की, तो हम एंथैल्पी जो इनके बीच में डिफरेंस है, जो इसमें हीट ट्रांसफर हुई है, जो हीट में चेंज है, जो एनर्जी में चेंज है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है रिएक्शन एंथैल्पी। इसका मीनिंग होता है रिएक्शन एंथैल्पी का कि जो रिएक्टेंट है उससे जो प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है, तो दोनों के बीच में जो एनर्जी चेंज हुई है, जो हीट ट्रांसफर हुआ है, उसको कैलकुलेट करना। तो रिएक्शन एंथैल्पी हमारे रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज होती है? जो ये केमिकल फैक्ट्रीज होती है ना, यहाँ पर जो गैसेज होती हैं, लिक्विड होती हैं, उनको बड़े बड़े कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। अब उन जो स्टोरेज जो मैटर रखा है, जो या गैस हो या लिक्विड हो, तो उनकी हीटिंग और उनकी कूलिंग मेजर करने में हमें रिएक्शन एंथैल्पी हेल्प करता है। तो रियल वर्ल्ड में हमारे इस तरह से यूज़ होता है कि जो गैसेज होती हैं, लिक्विड होती हैं, उनकी हीटिंग और कूलिंग कितनी है वो हमें कैलकुलेट करने में रिएक्शन एंथैल्पी हेल्प करता है। मतलब कुल मिला के तो बात ही है ना कि एंथैल्पी है क्या, हीट का मेजरमेंट, हीट कितनी एक्सचेंज हुई, मतलब एनर्जी कितनी एक्सचेंज हुई है, तो वही तो मेजरमेंट है एंथैल्पी एक्चुअली। तो हमारी इस तरीके से यूज़ होता है। अब जो रिएक्शन एंथैल्पी है काफ़ी टाइप की होती है, ठीक है ना, कुछ इसके अलग अलग टाइप की होती है, वो हम देखते हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन आती है वो आती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ, रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास ये फर्स्ट टाइप की आती है। क्या होती है, देखो नाम से पता चल रहा है, स्टैंडर्ड मतलब जो भी हम रिएक्शन करवाएंगे, जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगी, जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे ना, जो भी हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, वो स्टैंडर्ड वैल्यू में होनी चाहिए, उनकी स्टैंडर्ड वैल्यू में होना चाहिए। मतलब कुछ की जो नॉर्मल, जैसे रूम टेम्परेचर होता है ना, कुछ नॉर्मल टेम्परेचर होता है, या नॉर्मल हमारा जो प्रेशर, हम जैसे लिव करते हैं ऑन अर्थ, तो एक नॉर्मल एक प्रेशर है जिसमें हम सर्वाइव करते हैं, ना इसे ज़्यादा होना चाहिए ना इसे कम होना चाहिए। तो हर चीज़ की एक नॉर्मल सिचुएशन होती है। तो स्टैंडर्ड यही बात, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यही बात बोलता है कि कोई भी रिएक्शन हो तो वो अपनी स्टैंडर्ड सिचुएशन में हो। ठीक है, नॉर्मल जब जैसे हम रूम टेम्परेचर लेते हैं ना, और नॉर्मली जैसे कुछ ग्रेविटी है, जो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो एकदम हमारे लिए एकदम सूटेबल है। ठीक है, अब अगर इसे ज़्यादा हो तब भी दिक्कत है और इसे कम हो तब भी दिक्कत है। ठीक है, तो हमारे पास ये नॉर्मल कंडीशन है, इसलिए ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो हमें उस जो रिएक्टेंट्स हमने ले रखे हैं, मान लो वापस ये एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमने जो ये रिएक्टेंट्स ले रखे हैं ना, इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए। तो अलग अलग रिएक्टेंट्स की अलग अलग स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं। नॉर्मली हम जो प्रेशर होता है वो लेते हैं 1 बार में। ठीक है, इन रिएक्टेंट्स का हम जो नॉर्मली जो प्रेशर होता है वो लेते हैं 1 बार, और टेम्परेचर जो होता है वो लेते हैं जनरली, हमेशा नहीं, अलग अलग जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, उनकी अलग अलग स्टैंडर्ड सिचुएशन होती है, उनकी अलग अलग कंडीशंस होती है ना, उनकी अलग अलग वैल्यू होती है एक्चुअली। लेकिन नॉर्मली हम मोस्ट ऑफ द केसेस हम ये वैल्यू लेते हैं, प्रेशर लेते हैं हम 1 बार और टेम्परेचर लेते हैं हम 298 केल्विन। ठीक है, तो ये होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसका एक सिंबल है, उसको हम इस सिंबल से शो करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, इसको हम इस सिंबल से या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस सिंबल से शो करते हैं, समझ गए। आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है जिसमें जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अलग अलग स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, लेकिन जनरली हम मोस्टली इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है वो देखते हैं। इसमें जो सेकेंड टाइप की रिएक्शन आती है वो आती है कि एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना है, लिक्विड से गैस में चेंज होना है, इसको हम फेस ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे हम वाटर का एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास आइस होती है। ठीक है, हमारे पास वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, और हमारे पास उसकी स्टीम होती है, वेपराइज होता है। ठीक है, अब जब हमारे पास ये आइस क्या होती है, सॉलिड, वाटर क्या होता है, लिक्विड, और गैस स्टीम क्या होती है, हमारे पास गैस होती है।
ठीक है, तो ये फेस है। जब जब कोई रिएक्टेंट्स में मान लो आइस है, ये वाटर में चेंज हो रहा है, ठीक है, आइस है ये वाटर में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है इसका फ्यूजन। इसको हम फ्यूजन कहते हैं। जब सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है उसको हम फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आइस को हमें पिघलाने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, मतलब हम इसको हीट दे रहे हैं तभी तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर देखो, आप पहले बताया है कि जब सिस्टम पे वर्क होता है, मतलब मान लो ये सिस्टम अपने पास, और इस सिस्टम के अंदर हम बाहर से कोई काम कर रहे हैं तो जो इसकी एंथैल्पी है वो इंक्रीज हो जाती है या उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अगर ये सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो इसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो एंथैल्पी का भी यही रोल होता है। तो इसको हम कहते हैं फ्यूजन। और इसकी एक लिमिट है कि हम इसको स्टैंडर्ड वैल्यू में ही लेंगे। इसकी जो रिएक्टेंट्स है वो हम इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे, आइस की हम इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे, जो हमने इससे पहले जो पढ़ा ना स्टैंडर्ड वैल्यू। तो हम इनकी आइस की स्टैंडर्ड वैल्यू में इसको हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं। वो जो एंथैल्पी में चेंज आता है उसको हम कहते हैं फ्यूजन, ठीक है। फिर दूसरे टाइप का होता है कि अगर लिक्विड गैस में चेंज हो, लिक्विड है वो गैस में चेंज हो, इसको हम कहते हैं वेपराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन। इसकी भी क्या कंडीशन है, देखो वाटर है, अगर हमें स्टीम में चेंज करना है, गैस में चेंज करना है, तो हम इसको हीट देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, तभी ये गैस में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एंथैल्पी की, क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं तो हमारी एनर्जी खर्च हो रही ना, सिस्टम थोड़ी खर्च कर रहा है अपनी, हम एनर्जी दे रहे हैं। तो इसी में भी एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव। और इसकी जो इसकी कंडीशन है वो क्या होती है कि टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट, और जो प्रेशर की वैल्यू होनी चाहिए वो होती है 1 बार होनी चाहिए। उस कंडीशन में वाटर जब गैस में चेंज होता है तब हम जो एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक टाइप होता है कि भाई सॉलिड डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन डेल एंथैल्पी। जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया तो सोच के देखो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें कितनी हीट खुद से देनी पड़ेगी सॉलिड को गैस में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो एंथैल्पी तो इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस आएगा एंथैल्पी में, ठीक है। इसकी भी क्या कंडीशन होती है कि जो ये प्रोसेस होगा सॉलिड से गैस में चेंज होने वाला, ये क्या कंडीशन इसकी, टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट, स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए और प्रेशर होना चाहिए 1 बार। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है उसको हम उसका यही टॉपिक होता है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ हम एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए और उनकी कंडीशन हमें होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल है, आइस को वाटर में चेंज करना, वाटर को अब बस आप ये समझ लो कि एंथैल्पी क्या होती है। अगर आपको एंथैल्पी समझ में आएगा तो ये तो नॉर्मल है। एंथैल्पी मीन्स जो हीट, जो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है, बस वो डिफरेंस जो होता है ना उसी को हम एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इसका सेकंड रिएक्शन हुई, ठीक है। जो नेक्स्ट इसकी जो रिएक्शंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।